नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत सेकंड भाग फर्स्ट का अध्याय नंबर 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन पढ़ेंगे। अगर आपने अध्याय नंबर 5 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहां से जाकर के आप चैप्टर नंबर 5 देख सकते हैं। तो आइए आज के चैप्टर अध्याय नंबर 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन को पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि उस समय किस प्रकार के नगर थे, किस प्रकार के व्यापारी थे, शिल्पकार किस प्रकार के थे, तो इसके बारे में बताया गया है। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया हुआ कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, यह इस बात पर निर्भर करता था कि यह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र था, यानी कि जनता का शासन था, वहाँ के राजा का शासन था, या फिर वो एक जो नगर था मंदिर के रूप में था, या फिर एक वाणिज्यिक शहर था यानी कि व्यापारिक शहर था, या एक पतन नगर यानी कि बंदरगाह था, एक जहाज़ों के द्वारा व्यापार किया जाता था, या फिर किसी अन्य प्रकार का शहर था। तो वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर, मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। यानी कि उस समय के जो नगर थे उसमें कुछ व्यापारिक केंद्र भी थे, यानी व्यापार की दृष्टि से उत्तम थे, और कुछ प्रशासनिक केंद्र थे, प्रशासनिक नगर थे। प्रशासनिक का मतलब सारा जो शासन है राजा के उत्तरदायी होता था, राजा के हाथ में होता था। और कुछ मंदिर नगर थे, यानी मंदिर ही मंदिर बने थे उस समय। तो देखिए इस चित्र में हम देखते हैं उस समय का ये वर्णन है। तो इसमें देखिए कुछ व्यापारिक केंद्र बताते हैं जो रेड कलर से है, जैसे सूरत है, हम्पी है, मसूलीपट्टनम है। ये एक तो समुद्र के किनारे थे, तो व्यापारिक जो कार्य होता था वो बहुत ही उत्तम होता था, यानी ये व्यापारिक दृष्टि से उत्तम माने जाते थे। इसके अलावा जो अंदर के जो शहर हैं वो भी प्रशासनिक केंद्र के अंतर्गत आते थे, जिस पे राजा का शासन होता था और आवागमन की सुविधा होती थी, और ये व्यापार के केंद्र भी थे और मंदिर नगर भी थे, यानी कि यहाँ पर कुछ मंदिर भी थे। उस समय की ये बातें हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ कि मानचित्र 1 में मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार, शिल्पकारी, उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र, यानी कि उस समय क्या क्या व्यापार होते थे, उसके कौन कौन से केंद्र थे और कहाँ कहाँ से व्यापार किया जाता था। तो ये उस समय के कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं। कुछ नदियों के किनारे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं गंगा नदी, यमुना नदी, और इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, और इस साइड में अरब सागर है। तो ये कुछ व्यापारिक केंद्र थे उस समय प्राचीन काल में। तो देखिए प्रशासनिक केंद्र, जिस पे सब कुछ जिसका अधिकार होता था प्रशासन नियंत्रण करता था, यानी कि वहाँ की सरकार, वहाँ का राजा, जिसके अंडर में सारा ये कार्य होता था। तो देखिए अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चलते हैं। वर्ष के 12 महीने बहने वाली कौन सी नदी? कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती थी। यानी जो चोल वंश था उसकी जो राजधानी थी तंजौर, जिसे तंजावुर भी कहते हैं, उसके किनारे पर पूरे साल बहने वाली कौन सी नदी थी? कावेरी नदी। और यही नदी इस नगर को और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत ही सुंदर आकार देती थी। फिर देखिए राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती थी। वहाँ के एक राजा जिसका नाम था राजराज प्रथम, जिसने अपने आराध्य देव विष्णु के लिए, जिसे राजराजेश्वरम भी कहा गया है, उसके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था। और अक्सर उस मंदिर में घंटियाँ वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को अक्सर सुनाई देती थी। फिर देखिए लोक नगर के वास्तुकार कुंजरमल्लन राजराज पेरुथचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। यानी कि ये जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो वास्तुकार था उस समय जिसने ये मंदिर की रूपरेखा तैयार की थी, जिसका नाम था कुंजरमल्लन, तो लोग उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे, क्योंकि मंदिर इस आकार में बना हुआ था कि वो उस प्रशासनिक व्यवस्था को, उस नगर की महिमा को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता था। फिर देखिए क्योंकि उसने पर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग था।
ठीक है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिसमें कई मंडप बने हुए थे। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे और यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते थे। यानी कि जो राजा थे एक मंडल में बैठते थे, अपना दरबार लगाते थे और अपने अधीनस्थ जो कार्य करते थे उनके लिए कुछ आदेश जारी किया करते थे। नगर में सैन्य शिविर भी बने थे, यानी कि सैनिकों के लिए भी कुछ कार्य किया गया था। नगर उन बाज़ारों की हलचल से भरा हुआ था जहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, जैसे अनाज थे, मसाले थे, कपड़े थे और आभूषण थे। नगर की जल की आपूर्ति किस प्रकार से होती थी? कुओं के द्वारा उस समय और तालाबों से। तंजावुर जो कि उस समय का एक प्रशासनिक केंद्र था, नगर था, उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का जो कपड़ा था, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे थे। यानी कि तंजावुर और उसके निकटवर्ती जो नगर थे वहाँ की रहने वाली जनता और राजा के लिए ये कार्य करते थे, यानी कपड़े का व्यापार किया करते थे। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ, लंबे सुंदर घंटा, धातु के दीप बना रहे थे। यानी कि हर कार्य, यानी शिल्पीकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, मंदिर के निर्माण कार्य के लिए कारीगर भी थे। तो हर प्रकार की सुविधा यानी कि तंजावुर जो राजधानी थी चोल वंश की वहाँ पर थी। फिर देखिए मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी एक उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है और नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया। नगरीकरण क्या होता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी नगरों का विकास उतनी ही तेजी से होगा, वो ही नगरीकरण होता है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। यानी मंदिर क्यों बनाए जाते थे? भगवान के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए। वे मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे, यानी मंदिर में धन को अर्पित करते थे, भूमि के लिए देते थे, मंदिर बनाने के लिए देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। फिर कोई भी मंदिर में जो विधियां होती थी, कोई भी कार्य होता था, वो उसी धन से पूर्ण किया जाता था। उसके अलावा तीर्थयात्री और पुरोहित पंडितों को भोजन भी कराया जाता था। जो तीर्थ यात्री होते थे, जो तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे या वहाँ आते थे तीर्थ यात्रा के लिए, और जो पंडित थे उनको भोजन दिया जाता था। उसके बाद पर्वोत्सव मनाए जाते थे, यानी नए नए त्यौहार मनाए जाते थे हर मंदिर में। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते, जो मंदिर में यानी कि आते थे जो लोग, और वो भी दान दक्षिणा देते थे। जिस प्रकार से हम मंदिर में जाते हैं दान दक्षिणा देते हैं, सेम वही प्रोसीजर था। अब ये देखिए चोल वंश के अंदर, चोल वंश था जो जिसकी राजधानी तंजावुर थी, उसके अंदर बना हुआ एक चित्र है। देखिए चोल वंश अपनी नटराज की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक नटराज की मूर्ति है। अब नटराज भगवान शिव को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ये मूर्ति किस चीज़ की? ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, लेकिन वैसे जो चोल वंश है वो अपनी नटराज की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये मूर्ति भगवान विष्णु की। इसमें देखिए भगवान विष्णु जो कालिया नाग था उसके ऊपर यानी कि नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। ये कालिया नाग है नीचे, और ऊपर भगवान श्री कृष्ण को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। देखिए कांसा, घंटाघर और लुप्त मोम तकनीक। कांसा एक मिश्र धातु होती थी जो तांबे और रांगे यानी टीन के मेल से बनती थी। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता था। इसके अंदर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न होती थी। चोल कालीन जो स्थापत्य कला थी वो अपनी कांस्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई गई। चिकनी मिट्टी से पूरी तरह उस पर लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था, और जब वह पूरी तरह सूख जाती थी उसे गर्म किया जाता था। फिर मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद किया जाता था। छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकल जाता था। तो ये उस समय की एक प्रोसीजर थी, प्रतिक्रिया थी। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। ठंडी होने पर वो धातु ठोस हो जाती थी, कठोर हो जाती थी, और उसके बाद चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था। उसमें से निकली प्रतिमा को साफ किए चमकाया जाता था। तो ये बनाने की विधि थी उस समय।
अब देखिए चित्र में लिखा है कि एक कांसे की मूर्ति है जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया है, नृत्य करते दिखाया गया है, यानी कि इस नाग को कृष्ण के द्वारा अपने काबू में लाने के लिए ये नृत्य किया गया था। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार व साहूकारी में लगाते थे। धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर और उसके दर्शनार्थी और तीर्थयात्री आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। यानी जैसे जैसे मंदिरों का निर्माण होता गया वैसे वैसे लोग वहाँ मंदिरों के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इस रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का भी विकास हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भील स्वामीन यानी भीलसा और विदिशा, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम और मदुरई के आंध्र प्रदेश में तिरुपति का है। तिरुपति यानी बालाजी का, यानी कि हनुमान जी का, ठीक है, मंदिर है। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए, यानी कि जो धार्मिक स्थल थे जहाँ लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे वो भी धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित हो गए। वृंदावन जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है, उत्तर प्रदेश में तिरुवनमलाई, तमिलनाडु, ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। और राजस्थान में भी है अजमेर, 12वीं शताब्दी में चौहान शासकों की राजधानी था और मुगलों के शासन में वह सूबा यानी कि मुख्यालय बन गया। यानी कि मंदिर की जो कला थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे नगरीकरण हुआ, नगरों का विकास हुआ, वैसे वैसे विकसित होती गई। फिर उसके बाद सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है आप जानते हैं 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी, यानी कि कहाँ पर है, अजमेर में है, आज भी हैं, लोग जाते हैं। तो ये सभी नगरीकरण के कारण हुआ, नगरों का विकास हुआ, धार्मिक स्थल बनते गए। यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए दर्शनार्थी श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास भी पुष्कर सरोवर है, अजमेर में ही पुष्कर है जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। तो ये सब धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक मंदिर हैं जहाँ प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते रहे हैं। अब देखिए अपने ज़िले के नगरों की सूची बनाइए, उसकी जो प्रशासनिक केंद्र हैं, मंदिर हैं, नगर हैं, उन सभी को वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए छोटे नगरों का संजाल। आपको पता है पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे नगर बने, फिर छोटे छोटे नगर विकसित होते गए और फिर वो एक बड़े नगर के रूप में बन गए। 8वीं शताब्दी से उपमहाद्वीप में अनेक छोटे नगरों का संजाल बिछने लगा। संजाल का मतलब है कि छोटे छोटे नगर विकसित होने लगे। उनका प्रादुर्भाव बड़े गांवों से हुआ, यानी कि जब उनका अटैचमेंट यानी कि वो जब जुड़ने लगे दूसरे गांवों से जो उनसे काफ़ी मात्रा में बड़े थे, उनमें आम तौर पर एक मंडपिका यानी बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा। आपको भी पता आपके शहर में मंडियां हैं, उसके बाद यानी कि जैसे जैसे नगर विकसित होता है वो मंडियां भी विकसित होने लग जाती है। आसपास के गांव अपनी उपज बेचने के लिए आते थे और ऐसी गलियां थी जहां दुकानें और बाज़ार थी जिन्हें बाद में हाट कहा गया, हाट बाज़ार। यानी कि छोटी छोटी दुकानें बड़ी बड़ी दुकानों में विकसित होती गई। छोटी छोटी दुकानें जो लगती थी गलियों में, चाहे वो सब्जी की हो, किसी भी चीज़ की हो, जिन्हें पहले के समय में हाट बाज़ार कहते थे। बाज़ार का एक छोटा सा स्वरूप था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर, शिल्पी, कुम्हार, तेलियों, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर वाले, तो ये सारे उसी बाज़ार में आते थे। और कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, यानी कुछ तो परमानेंट ही उसी नगर में रहते थे और कार्य करते थे। कुछ लोग बाहर से आकर के नगर में कार्य करते थे, तो सभी की अलग अलग व्यवस्था थी। कुछ गांवों से आते थे शहरों में, कुछ नगर में ही रहकर शहर में ही रहकर व्यापार किया करते थे। कुछ घूमकर व्यापार करते थे, जैसे आजकल भी ऐसी प्रक्रिया आप गाँवों में पाएंगे इस चीज़ को। जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे, यानी कि अपने वस्तुओं को घर घर जा कर के, गाँव गाँव जा कर के बेचा करते थे। आसपास दूर दराज के व्यापारी नगरों से स्थानीय उपज खरीदते थे, फिर दूरवर्ती स्थानों में जाके बेचते थे, यानी कि पास से खरीद कर फिर दूर दूर गाँवों में जाके उन चीज़ों को बेचते थे। जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी, काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए वे आते थे, यानी इन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। ये देखिए पहले का समय और पहले के समय में का बना हुआ एक चित्र, जिसके अंदर छोटी छोटी आप देख रहे हैं बाज़ार का माहौल है, ये जिसे हाट बाज़ार कहा गया। इस प्रकार के पहले
स्थापत्य कला में विकसित हुए, यानी कुछ नगर, कुछ मंदिर और वहाँ लगी हुई छोटी छोटी दुकानें जहाँ व्यापारी और जो भी आम जनता थी खरीदारी करती हुई। ये पहले की हाट बाज़ार का एक दृश्य है। ये देखिए, इसमें आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में से या इनके आसपास किले बंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत, व्यापारी, शिल्पकार व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार इन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या व्यापारियों द्वारा किया जाता था जो बहुत अमीर होते थे। ऐसे अधिकारों का उल्लेख जो है अभिलेखों में किया गया, जो आज भी पाए जाते हैं। ये देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर, यानी लकड़ी को एक अलग स्वरूप देता हुआ। अब आपको पता है टैक्स लिए जाते थे बाज़ारों से, जो भी जहाँ पर भी लोग रहते यानी कि बाज़ारों में अपना सामान बेचते थे, जिस जगह पर वो रुकते थे उस जगह का टैक्स लिया जाता था। एक दिन का किराया लिया जाता था, महीने का, या जिस तरह से भी। तो बाज़ारों पर भी टैक्स लगता था। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें ये बताया गया है कि जो प्रशासनिक केंद्र जो होता था, यानी जो वहाँ का राजा होता था, उसके जो सैनिक होते थे वो आम जनता से कर वसूल किया करते थे। किस किस पे कर लगता था? जैसे शक्कर है, शक्कर बेचोगे, गुड़ बेचोगे, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर, इन चीज़ों पर उस समय कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज़ें बेचने वालों पर, आज सेवकों पर, तेल, पशुचारे, अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे, यानी कि टैक्स लिया जाता था। जैसे आज भी हम कुछ टैक्स अभी भी वसूल किए जाते हैं, छोटे मोटे टैक्स जो अभी भी चलते हैं। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नगद रूप में वसूले जाते थे, यानी कि कुछ तो वस्तुओं के रूप में टैक्स वसूले जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु, और कुछ नगद पैसों के रूप में होते थे। तो ये उस समय के टैक्स थे। फिर देखिए, बड़े और छोटे व्यापारी, यानी कि व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। कुछ तो ऐसे व्यापारी थे जो बिल्कुल ही छोटे छोटे कार्यों को पूरा करते थे। उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे। जो घोड़ों के व्यापारी होते थे उनका व्यापार काफ़ी बड़ा होता था। वो अपने सामान को घोड़ों पर लाद करके दूसरे स्थान पर जा करके उन व्यापार यानी कि अपनी वस्तुओं को बेचा करते थे। जिनका एक मुखिया होता था, वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों, जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफ़िले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। यानी कि जब उनको जंगलों और दूसरे राज्यों में जाना होता था तो वे एक संगठन में जाते थे, एक ग्रुप में जाते थे, अकेले नहीं यात्रा किया करते थे। और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे, गिल्ड बनाते थे। व्यापार संघ का मतलब है कि सभी व्यापारी एक साथ मिलकर के किसी कार्य को पूर्ण करते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, और उनमें सबसे प्रसिद्ध जो संघ था उनका नाम था मणिग्रामम और नानादेशी। ये दो संघ थे जो आपस में यानी कि व्यापार के लिए दूर दराज शहरों में जाया करते थे, वस्तुओं को क्रय विक्रय करने के लिए। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे, यानी कि दूर देशों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। इसके अलावा चेटियार, मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय ये भी देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। ये भी व्यापार किया करते थे। उसके अलावा गुजराती व्यापारी, हिंदू बनिया, मुस्लिम बोहरा, दोनों समुदाय भी इसमें शामिल थे। वे दूर दूर लाल सागर के बादशाहों यानी कि बंदरगाहों, फारस की खाड़ी, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन में व्यापार करते थे। कपड़े और मसाले बेचते थे। क्या चीज़ें बेचते थे? कपड़ों का व्यापार होता था पहले ज़्यादा, या फिर मसालों का व्यापार किया जाता था। उसके बाद और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत, दक्षिणी पूर्वी एशिया और टीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन, चांदी लाते थे। यानी कि एक वस्तु को बेचते थे और उसकी जगह दूसरी वस्तुओं को वो खरीदते थे। यानी भारत से वो कपड़ों का व्यापार करते थे, कपड़े बेचते थे यहाँ से ले जा कर के दूसरे देशों में, और मसालों का व्यापार करते थे। बदले में वो अफ्रीका से हाथी दांत, सोना, इन चीज़ों का विक्रय किया करते थे, यानी कि वो खरीद करके लाते थे वहाँ से। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरियाई, ईसाई बस गए। धीरे धीरे जैसे नगरों का विकास हुआ वैसे वैसे लोगों की प्रजाति बढ़ती गई, लोगों
कि आवागमन की जो सुविधा थी वो भी बढ़ती गई, लोग भी बढ़ते गए, सभी प्रकार के जातियों के जो लोग थे यहाँ करके यहाँ पर बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले, कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे, यानी जो भी व्यापार किया जाता था दूसरे व्यापारियों के द्वारा खरीदे जाते थे, जहाँ से वे आगे यूरोपीय बाजार में पहुँचाते थे। यानी एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से कोई सामान खरीद करके फिर दूसरे देश में जा कर के बेचता था, यानी आगे से आगे वो इन चीज़ों को बेचता रहता था। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण मसाले थे उस समय, जैसे काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ, इनका बहुत ही डिमांड थी उस समय, यानी बहुत ज़्यादा मांग थी। और भारतीय सूती कपड़ा जो था उस समय बहुत ही इसकी मांग ज़्यादा थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से दूसरे देशों में यानी कि विक्रय के लिए जाया करती थी, और दूसरे देशों से हम हाथी दांत, सोना, इन चीज़ों को खरीदते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर देखिए काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के 16वीं शताब्दी में राजनीतिक वाणिज्य दृष्टि से महत्वपूर्ण, यानी कि जब 16वीं शताब्दी थी तब जो काबुल था, यानी कि अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, वो एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। किसकी दृष्टि से? व्यापार की दृष्टि से, यानी व्यापार बहुत ज़्यादा होने लगा। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़ गए, साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। हीरों के एक सौदागर टैवर्नियर ने अनुमान लगाया कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपये का, उस समय की बातें हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो व्यापार था वो घोड़ों का व्यापार। काबुल जो अफ़गानिस्तान की राजधानी है उस समय घोड़ों के व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। इसके अलावा देखिए उन दिनों एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी, यानी कि उन दिनों की बात है 30,000 बहुत बड़ी रकम होती थी। काबुल में मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताज़े फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और दूसरे देशों में या अन्य भागों में पहुंचाए जाते थे। यानी कि पहले जानवरों पर ये चीज़ें लाद करके दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में जा कर के व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो ये आगे है नगरों में शिल्प। देखिए बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी से जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। बीदर यानी कि एक क्षेत्र का नाम है। वहाँ के जो शिल्पकार थे वो उसमें चांदी के और तांबे का कार्य किया करते थे, इसलिए उनका नाम बिदरी पड़ गया। पांचाल विश्वकर्मा समुदाय सुनार, कसेरे, लोहा, राजमिस्त्री बढ़ई थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा राजमहल, भवनों, तालाबों, जलाशयों के निर्माण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे। मंदिरों को दान दक्षिणा भी दिया करते थे। ये देखिए एक चित्र है जिसमें लिखा गया है कि पित्तल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है, यानी पहले इस प्रकार के डिज़ाइन, इस प्रकार के आभूषण यानी कि बर्तनों का डिज़ाइन जिस पे वर्क किया जाता था, तांबे, चांदी, सोने का भी वर्क होता था, इस प्रकार के कार्य पहले किए जाते थे। पित्तल का बना हुआ ये एक मोमबत्ती दान है। उसके बाद वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य, कपास को साफ करना, काटना, फिर उसको रंगना, ये व्यवसाय उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। ये है उस समय की शॉल, शॉल का बॉर्डर, शॉल का किनारा, यानी कि जो किनारे जो आम शॉल होती है अपने उस समय की शॉल का ये एक नमूना है। उसके ये किनारे हैं भी किस प्रकार से उन पे जरी का काम किया जाता था, बारीकी काम है था उस समय। ये चीज़ें उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। शहरों के बदलते हुए भाग्य, शहरों के बदलते हुए भाग्य, यानी कई शताब्दियों के लंबे समय से अहमदाबाद, गुजरात कुछ नगर बड़े व्यापारी केंद्रों के रूप में विकसित हो गए। यानी उस समय शहर जो थे काफ़ी बड़े विकसित हो गए थे, क्योंकि व्यापारिक केंद्र ज़्यादा होने के कारण, समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ पर जो आवागमन की सुविधा थी वो भी बढ़ गई, लोगों की जनसंख्या भी बढ़ गई, व्यापार भी बढ़ गया, इसलिए शहर काफ़ी भाग्यशाली सिद्ध हुए। लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी में पश्चिम बंगाल की भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र बन गया। यानी उस समय रेशमी वस्त्र जो थे उनका जो प्रमुख केंद्र था वो भागीरथी नदी के तट पर स्थित कौन सा? मुर्शिदाबाद नगर था। और 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया। 1704 का जब समय आया तो पश्चिम बंगाल की राजधानी बन गया। और इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया और
क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके। यानी कि जहाँ से व्यापार की स्टार्टिंग हुई थी वहाँ व्यापार की कमी हो गई, और जहाँ नए व्यापार का विकास हुआ वहाँ पर यानी कि वो व्यापार जो था बढ़ता ही गया, दूसरे क्षेत्र में उसकी कमी हो गई, और जहाँ विकास या व्यापार बढ़ा वहाँ उसका विकास ज़्यादा तेज़ गति से होने लगा। यानी एक क्षेत्र तो बिल्कुल डूब गया और दूसरा क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। तो यानी कि ये उस समय की बात है जब यानी कि स्टार्टिंग हुई थी, चाहे कपड़ों की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे सोने की हो, हाथी दांत की हो, यानी कि पहले व्यापारिक व्यापार जो होते थे इसी क्रम में होते थे। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम्पी, मसूलीपट्टनम, सूरत नज़दीक से एक नज़र, इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाएगा। तो आज के लिए हम यहीं तक ही कवर करेंगे इसे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।